दोस्तों आज हम एक ऐसे वाउचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम आखिरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जो वाउचर है ये टोटली अभी तक का अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सब का एडजस्टमेंट करने के लिए बनाया गया। एडजस्टमेंट से मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं इस टाइप की कुछ एंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने किसी को माल बेचा, उसमें से कुछ वापस आया, माल चोरी हो गया, ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। एग्जैक्टली अगर इसके बारे में सही चीज़ समझे तो यह सभी एंट्रियों में से कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ों को निकालता है। और ये कैसे निकालता है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, तो आज की क्लास हमारी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के बेसिक फीचर जितने दिनों से हम लोग लगभग हम 11 क्लासेस से लगभग हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एक एक चीज़ों को पढ़ा कि कैसे पैसा आता है, फिर कैसे पैसा जाता है, फिर कैसे बैंक में जमा करते हैं, फिर कैसे माल परचेस करते हैं, कैसे सेल करते हैं। और इनके साथ में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ा था कुछ बेसिक फीचर्स जो कि आपके द्वारा बनाई गई एंट्रीज को शॉर्टकट में प्रमोट करता, लाइक स्टैंडर्ड रेट, डिस्काउंट, गो डाउन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड मोर एंट्रीज जो मैंने आपको पढ़ाई। ये वो सब चीजें हैं जो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वो ये इस चीज को ये समझते कि इनका कोई जरूरत नहीं पड़ती। परंतु हमने आपको एक एक चीज कंप्यूटर के बेसिक फीचर्स में तैयार करवाया। आगे के फीचर्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी जो कि मैं जीएसटी के साथ बताऊंगा, लाइक प्रोडक्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद आपके पास एमआरपी, गुड्स वाइज, पीओएस, ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको कल से जीएसटी के साथ शुरू करने वाला हूं। तो चलते हैं आज की क्लास का एक वो पार्ट जो आपको अब जो आप डाउट मेरे से पूछते रहे हैं वो डाउट अब आज की बात आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन सारे डाउट की क्लासेस, उन सारे डाउट है वो सब कुछ इस चीज के अंदर हमने शामिल किया और इसे बोला जाता है जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्री। किस तरीके से हम बिजनेस को एडजस्टमेंट पर ले जाते हैं। तो चलते हैं आज के एडजस्टमेंट को हम एक एक चीज को पहले मैं आपको उन चीजों का थ्योरेटिकल यहां पर समझाऊंगा, फिर इन्हीं चीजों को मैं आपको ले जाऊंगा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में ले जाऊंगा, वहां प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज की इस टाइप की एंट्री को हम प्रैक्टिकल मोड में करते हैं और बहुत कुछ आप खुद कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं कि कब कब कौन कौन सी कंडीशन पे होगी तो समझते हैं। पहली एंट्रीज है जो कि रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। देखिए, अगर मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा था, अब उस कस्टमर को माल में कुछ मिस्टेक लगी, उस कस्टमर ने मुझे वापस करा, परंतु उसने मुझे यह बोला कि मैं आपसे मैंने बोला कि भैया क्रेडिट नोट ले ले, बोले नहीं मुझे माल के बदले माल नहीं चाहिए, आप मुझे पैसा ही दे दीजिए। तो जब किसी कस्टमर को माल बेचा था और अगर उस कस्टमर ने मुझे माल वापस लौटा दिया, ऐसी कंडीशन पे डेबिट होगा आपका सेल्स रिटर्न, इसका ग्रुप हमेशा सेल्स होगा। और जिस कस्टमर ने, जिस डेटर्स ने, जिस ग्राहक ने पैसा मुझे वापस लौटाया उसके नाम को हम लोग क्रेडिट करेंगे और ऐसी एंट्रीज को हम लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। और डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न, क्रेडिट करेंगे उस कंज्यूमर, उस कस्टमर का नाम जिसने मुझे माल वापस लौटाया, उसका नाम आ जाएगा। तो ये एंट्री रहेगी मेरी रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न। अब कंज्यूमर ने मुझे माल वापस लौटा दिया, मेरे कस्टमर ने मुझे माल वापस लौटा दिया, मैं भी नहीं रखूंगा क्योंकि माल मेरे यहां नहीं बना, माल मैंने भी किसी से परचेस किया था और जब मैंने उस माल को अपने सप्लायर को वापस लौटाया
तो देखिए खरीदा गया माल सप्लायर या क्रेडिटर को वापस किया। जिस कंपनी से मैंने माल खरीदा था मुझे भी लगा कि माल में कुछ मिस्टेक थी तो मैंने वापस किया, तो डेबिट आ जाएगा उस सप्लायर का नाम, उस क्रेडिटर्स का नाम जिसे माल आपने वापस किया, और क्रेडिट आ जाएगा आपका परचेस रिटर्न। अब यहां पर दोनों बातें कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता, सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट एग्जैक्टली है वैसा ही, पर क्या होता है कई बार किसी कंज्यूमर ने बोला मुझे माल बाद में तुम्हारी दुकान से लेना ही नहीं है, मैं तो माल आपको वापस करके जा रहा हूं। ऐसी कंडीशन पे हम सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न करेंगे। बस याद रखिएगा अगर आपने माल डिस्काउंट के साथ बेचा था तो डिस्काउंट के साथ वापस आएगा, डिस्काउंट के साथ खरीदा था डिस्काउंट के साथ वापस जाएगा। ऐसी कंडीशंस पे हम यूज करते हैं इस तरीके का वाउचर, और इस वाउचर को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, एक दूसरे का ठीक अपोजिट सेशन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाउचर में चलते हैं। तो नेक्स्ट मिलने वाला है आपको वो है हमारा, एक प्रकार से देखा जाए तो हम असेट्स तो परचेस करते हैं। मैंने लास्ट में आपको बताया भी कि जब हम किसी से नगद कोई वस्तु परचेस करते हैं यानी फिक्स्ड असेट्स परचेस करते हैं। फिक्स्ड असेट्स की फिर मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ऐसी संपत्ति जिसे प्रोप्राइटर अपने पर्सनल उपयोग के लिए खरीदता है, ऐसी चीज को फिक्स्ड असेट्स कहा जाता है। और फिक्स्ड असेट्स का प्रभाव इफेक्ट जो गिरता है वो हमारे बैलेंस शीट पे गिरता है, और करंट असेट्स का प्रभाव हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे गिरता है। यहां पर हम जर्नल एंट्री के अंदर जानते हैं कि किसी भी कंपनी से उधार संपत्ति खरीदने पे, नगद खरीदता तो मुझे जर्नल की कोई आवश्यकता नहीं होती, मैं डायरेक्टली पेमेंट वाउचर में जाता, मैं कर देता डेबिट लैपटॉप और क्रेडिट कर देता कैश, क्योंकि मैंने नगद पैसा दिया, अब मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं जिससे मैं खरीद के लाया। परंतु अगर मैंने उधार एसेट्स परचेस करी यानी क्रेडिट परचेस, तो ऐसी कंडीशन पे हम डेबिट करेंगे लैपटॉप को, लैपटॉप का ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट्स, और क्रेडिट करेंगे उस सप्लायर का नाम, उस कंपनी का नाम जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा। यह कहलाती है क्रेडिट परचेस करना। एज इट इज अगर मैं यहां पर बताऊं कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को उधार असेट्स बेचने पर, वाई दी वे मैं किसी को अगर उधार संपत्ति बेचूंगा तो ऐसी कंडीशन पर हम करेंगे कंज्यूमर का नाम, कस्टमर के नाम को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो भी असेट्स मैंने बेची। यहां पर असेट्स खरीदी थी, यहां पर असेट्स बेची। इन दोनों कंडीशन में आपने कॉमन वर्ड देखा होगा कि जो असेट्स मैंने खरीदी थी उसी को मैंने बेची। यहां पर मैंने क्रेडिट परचेस करी थी, यहां पर मैंने क्रेडिट सेल्स करी। क्योंकि अगर कैश वर्ड का मैं यूज करता तो फिर मैं पेमेंट में एंट्री करता, मुझे जर्नल में आने की जरूरत नहीं है। तो एक दूसरे के अपोजिट एंट्रीज हुई है। अगर मैं उधार खरीदूंगा तो इस तरीके से और उधार बेचूंगा तो मैं इस तरीके से। तो जर्नल की एक दूसरे के अपोजिट वाली चीजें भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। पहले मैंने सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न बताया। सेकेंड एंट्री के अंदर मैं उधार एसेट्स खरीदना और उधार एसेट्स को बेचना सिखाया। अभी हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी, अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम उधार एसेट परचेस करते हैं, उधार एसेट्स सेल करते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री का यहां पर होता है कि अगर मेरे पास सिंपल सी बात है, बिजनेस होता है ना, तो ये कभी ना कभी जीवन में ऐसी एक्टिविटीज होती है, और जब ऐसी एक्टिविटीज होगी तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि एक्चुअल में एंट्री कैसे होगी। तो अभी हमारे सामने कुछ ऐसी एंट्रीज है जो कि हमारा पैसा डूबता भी है, कोई कस्टमर देने से मना भी करता है, और हो सकता है कि जीवन में हम भी कभी किसी को देने से मना करते, क्योंकि अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेस करके लाया, कोई मिस्टेक निकलती है तो हम भी यही बोलते हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो समझते हैं अगले वाउचर्स के अंदर अगली एंट्रियां कैसे होगी, देखते हैं। तो अगली एंट्री है कि किसी भी कस्टमर के द्वारा रुपया देने से मना कर दिया। मान लीजिए आपको किसी कस्टमर ने पैसे देने से मना करा,
तो हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। डूबना है मतलब बैड डेब्ट्स। आप डूबना वर्ड नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। अगर किसी भी कस्टमर के द्वारा रुपया देने से मना करने पर, अगर मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा देने से मना किया तो मैं लिखूंगा, डेबिट करूंगा बैड डेब्ट्स। ये हमारे लिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और जिस कस्टमर ने हमारा पैसा देने से मना किया उसके नाम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब डूब गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने 50,000 रुपए का माल बेचा था, ठीक। अब उसने क्या करा, 40,000 रुपया मुझे दे दिया, तो मैंने 40,000 रुपए की रिसिप्ट वाउचर में जाकर एंट्री कर दी। अब बचा 10,000। अब उसने 10,000 रुपया देने से मना कर दिया था, मतलब 50,000 का बेचा था, उसके बाद उसने क्या करा कि मेरा 10,000 रुपया डुबा दिया। अभी हम यहां पर देखते हैं, हमने बेचा था उसको 50,000 रुपए का और उसने कितना डुबा दिया, 10,000 रुपया देने से मना कर दिया। ये हुआ मेरा डूबने की एंट्री, क्योंकि जो पैसा उसने दिया है वो तो हम रिसिप्ट और पेमेंट में कर लेंगे। तो हमारा डूब कितना गया, 10,000। अब 10,000 रुपया डूब गया, मैंने एंट्री भी कर दी। अब जो बैड डेब्ट्स की मैंने एंट्री करी, डेबिट बैड डेब्ट्स, क्रेडिट उस कस्टमर का नाम जिसने पैसा डुबा दिया। अब क्या हुआ, ये खर्चा मेरा हो गया और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में जाकर 10,000 रुपया बैठ गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद हम गए वापस से लेने, तो जिस व्यक्ति ने पैसा डुबाया था उसने मुझे 6,000 रुपीज दे दिया और बाकी देने से मना कर दिया। मतलब रिकवरी करने गया तो उसने क्या कर दिया, मुझे 6,000 रुपीज दे दिया और बाकी तो बोले अब नहीं दूंगा। तो अब उसने कुछ इस डूबे हुए पैसे में से 6,000 रुपीज, 6,000 रुपया दे दिया। तो अब मैं एंट्री करूंगा, डेबिट करूंगा कैश और क्रेडिट करूंगा बैड डेब्ट्स रिकवरी। मतलब अब उस डूबे हुए 10,000 रुपए में से अगर मुझे 6,000 रुपया मिल गया तो मैं 6,000 की एंट्री करूंगा। मतलब पहले 10 डूबा हुआ था, उसमें से 6,000 आ गए, अब मात्र मेरा लॉस बचा है वो सिर्फ 4,000 रुपया रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पैसा देने से मना करे तो आपको ये वाली एंट्रीज करना है, और जब मेरे पास कोई पैसे की रिकवरी हो जाए, वसूली हो जाएगी, तो जब वसूली हो जाएगी मैं ये वाली एंट्री करूंगा। तो बोलने का मतलब है आप बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी इन दोनों चीजों को भी समझ जाइएगा। ऐसी भी एंट्रीज, ऐसी भी एक्टिविटीज आपके पास आपकी लाइफ में, कंपनी में हो सकता है। तो जब ऐसी एक्टिविटीज होगी तो याद रखिएगा आपको कब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। उन सभी चीज़ों को मैं, जो आपके पास आपके आगे एक्टिविटीज़ में होता है, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर समझा के भेज रहा हूँ, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ अगर होगी तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वाउचर एंट्री, जिसका रिलेशन है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अब आप समझेंगे कि इस टाइप के वर्ड तो हमने कभी सुने नहीं, देखिए किसी ने भी नहीं सुने हुए रहते हैं। तो आप ऐसा टेंशन मत लीजिए। ऐसी एक्टिविटीज जो एडजस्टमेंट की एक्टिविटीज़ होती ना, बहुत कम होती है, पर आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कर रहे हैं। भले ही वो कोई एंट्री आपके उपयोग में नहीं आए, पर आपका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे छोड़ दूं। मैं तो पढ़ाऊंगा और आपसे भी मैं यही चाहता हूं कि आप भी उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करिए। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स्ड असेट्स हम परचेज करते हैं, कुछ समय पश्चात मान लीजिए उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू घट जाती है या फिर हमें कम वैल्यू में उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम डेप्रिसिएशन का उपयोग करते हैं। और कभी भी डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारी फिक्स्ड असेट्स पे लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन चलते हैं, तो क्या हुआ, मैंने एक अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदा था। अब वो लैपटॉप खरीदा था, उस लैपटॉप को मैंने 50,000 रुपये में खरीदा था। 1 साल बाद मुझे उसको बेचना पड़ा
या फिर मेरे बिजनेस में उसे उसकी 20% अगर मुझे वैल्यू कम दिखाना पड़ी तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट आ जाएगा। डेप्रीसिएशन हिंदी में बोला जाता है मूल्य ह्रास, यानी कि किसी वस्तु की कीमत का घट जाना। तो डेबिट करेंगे हम डेप्रीसिएशन, जो हमारे लिए एक खर्चा होता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू घट गई, और क्रेडिट कर देंगे फिक्स्ड असेट। याद रखिएगा कभी भी डेप्रीसिएशन जो लगता है वो हमेशा फिक्स्ड असेट्स पे लगता है, परंतु कभी भी लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर डेप्रीसिएशन कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जमीन की कीमत इंक्रीज फॉर्मेट में होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। इसलिए याद रखिएगा डेप्रीसिएशन टीवी, कार, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कार ऐसी सारी चीजों पे आप डेप्रीसिएट वैल्यू कर सकते हो, डेप्रीसिएशन आप लगा सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु की वैल्यू का घट जाना। अब क्या हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई लैपटॉप था, उसको मैंने 50,000 में खरीदा था, इस साल उस पर 20,000 रुपया उसकी वैल्यू घट गई, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डेप्रीसिएशन 20,000 और क्रेडिट कर देंगे हमारे लैपटॉप को। तो ये हो जाएगा मेरे लैपटॉप की वैल्यू जो 50,000 मैंने परचेस के समय दिखाई थी, अब उसकी वैल्यू 20,000 रुपया घट के केवल 30,000 आपकी रहेगी। उसी क्रम में अब देखिए डेप्रीसिएशन का मतलब होता है घटना, कम होना, और एप्रीसिएशन का मतलब होता है बढ़ना। कैसे? अब यहां एप्रीसिएट द वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है एप्रीसिएशन। जैसे ये लैंड के ऊपर होगा। कैसे? मैंने एक प्लॉट खरीदा था एग्जाम्पल के तौर पे, तो डेबिट आ गया प्लॉट, मान लीजिए वो 5 लाख रुपए का था। ओके, क्रेडिट कैश। अब ये प्लॉट पड़ा हुआ है कुछ दिनों बाद, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद इस प्लॉट को मैंने 7 लाख में बेचने की प्लानिंग करी, मतलब मैंने 7 लाख रुपए में बेचा। अब क्या हुआ, मेरा प्लॉट जो 5 लाख का था वो 7 लाख रुपए में बेचा मैंने, तो मुझे 2 लाख रुपए ज्यादा मिला। अब वो ज्यादा मिलना वो हमारी भाषा हुई, पर रियल में अकाउंट के अंदर उसको क्या दिखाऊंगा, डेबिट हो जाएगा। प्लॉट की वैल्यू जो 5 लाख थी, अब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपया और बढ़ गई, तो अब हो जाएगा क्रेडिट, हो जाएगा एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का घटना और एप्रिसिएशन का बढ़ना। मतलब जो प्लॉट ऑलरेडी मुझे बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपए में दिख रहा था, उसमें 2 लाख रुपया और जुड़ जाएगा, और अब ये प्लॉट की वैल्यू आपको दिखाई देगी 7 लाख। तो याद रखिएगा ये हर महीने हर रोज नहीं होती है। एप्रिसिएट वैल्यू तभी हम अपनी जनरल एंट्री करेंगे जब उस प्रोडक्ट को या उस प्रॉपर्टी को हम लोग सेल करके हमारी बैलेंस शीट में हम जब दिखाएंगे तभी एप्रिसिएशन होगा। किसी ने बोला कि आपके प्लॉट की कीमत 2 लाख बढ़ गई, कोई आया बोले 4 लाख बढ़ गई, कोई आया बोले 6 लाख रुपए बढ़ गई, आप हर महीने हर रोज एप्रिसिएट नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है और किस तरीके से एप्रिसिएशन होता है। ये बातें बोलने में बहुत छोटी छोटी होती है, परंतु इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा अकाउंटेंट, एक टैलेंटेड अकाउंटेंट, या आप लोग जब ये काम करोगे, अगर आपका प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी तो सीए आपके वर्क को अच्छा बोलेगा और वो भी आपको देख के बोलेगा कि आपको अकाउंटिंग बहुत प्यारी आती है। चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अब कुछ एंट्रियां ऐसी दिखने वाली है जो कि आप 2-3 दिनों से कुछ कंफ्यूज्ड हो रहे थे, क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइजेस दी थी उनमें कहीं ना कहीं एक एक एंट्रियां ये भी आ गई थी। तो घबराइए मत, अभी आप इसको समझ जाएंगे तो आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ चीजें कैसे होने वाली, देखो, किसी भी वस्तु के जलने, चोरी होने या खराब होने पर 3 बातें हो गई। चोरी हो, देखिए यहीं पर जला तो फायर, चोरी हुआ तो थेफ्ट, खराब हुआ तो डैमेज। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा।
तो ऐसी कंडीशन पे आप लॉस बाय फायर लिखो, लॉस बाय थेफ्ट लिखो या लॉस बाय डैमेज लिखो, परंतु ये सभी की सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और आप भी जानते हैं कि जब ये आइटम मेरा खराब होगा तो मुझे खराब हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, पर मेरा स्टॉक जो होता है उस स्टॉक को भी तो मुझे कम करके दिखाना पड़ेगा। और जब मुझे स्टॉक को कम करके दिखाना है तो मुझे क्रेडिट को परचेस करना पड़ेगा। और जब मैं क्रेडिट परचेस करूंगा तो नीचे मेरे से कंप्यूटर पूछेगा क्या लॉस हुआ, मतलब क्या आग से जला या कौन से आइटम चोरी हुआ या कौन सा आइटम बेड। तो यहां पर मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछेगा इन्वेंट्री, मतलब आपका क्या क्या जला, क्या क्या चोरी हुआ, इसलिए मैंने यहां पर लिखा नेम ऑफ आइटम। याद रखिए, अगर किसी ने बोला मेरा 50,000 रुपए का माल जल गया तो फिर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरा, मान लीजिए सीमेंट का गोडाउन था, वहां पर 100 बोरी सीमेंट थी, उसमें से 10 बोरी सीमेंट जो थी वो मेरी डैमेज हो गई, तो ऐसी कंडीशन पे मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय डैमेज और क्रेडिट करूंगा परचेस। और जब परचेस करूंगा तो मेरे से कंप्यूटर पूछेगा क्या क्या माल आपका डैमेज हुआ, उस समय मैं बताऊंगा कि मेरे पास बिरला सीमेंट गोडाउन में थी, वो डैमेज हुई। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहां पर आइटम वर्ड का यूज किया कि कंप्यूटर जब पूछेगा तो तब आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। सेकेंड आ गया, ये एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट में अपन चलते हैं किसी भी वस्तु को दान में देने, यानी कि चैरिटी, या पर किसी को सैंपल में देने पर। अब ऐसा भी तो होता है, कभी कभी हम किसी को दान में दे देते, कभी कभी हम लोग सैंपल में दे देते। अब हम दान में देंगे या सैंपल में देंगे तो आप भी जानते हो, दान में देंगे तो हम पैसा तो मिलेगा नहीं, अगर हम सैंपल में देंगे तो उसको इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो वो भी हमें पैसा नहीं देगा। भले ही पैसा नहीं दे रहा, मैं मानता हूं कि मेरा लॉस हो गया, परंतु किस किस आइटम का लॉस हुआ, मैंने दान में कौन सा आइटम दिया, मैंने चैरिटी में कौन सा आइटम दिया, मैंने मान लीजिए क्या दिया, तो ऐसी कंडीशन पर डेबिट करेंगे हम चैरिटी या फिर सैंपल, ये हमारे लिए एक खर्चा हो गया। और जब हम यहाँ जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे वही परचेस, और जब हम परचेस करेंगे तो वैसे ही मेरे से कंप्यूटर पूछेगा कि आपने सैंपल में या चैरिटी में क्या दिया। याद रखिएगा, सैंपल में या चैरिटी में उसी वैल्यू पर दिया जाता है जिस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट को परचेस किया था। नेक्स्ट में चलते हैं, हम अगली वाउचर्स में चलते हैं। अपने ही व्यापार से कुछ माल स्वयं के उपयोग के लिए लेने पर। अभी आप ध्यान रखिए, ये एंट्री आज आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। देखिए यहां दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता हूं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करूंगा अमाउंट, तो डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल, और क्रेडिट हो जाएगा कैश। ये एंट्री आएगी आपकी पेमेंट वाउचर में। डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा कैश। अगर ऐसा लिखा कि व्यापार के मालिक ने अपने ही व्यापार से स्वयं के उपयोग के लिए 50,000 रुपया विड्रॉ किया, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। भले आप प्रोप्राइटर का ही बिजनेस है, पर बिजनेस से पैसा गया, भले ही प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, ऐसी कंडीशन पे डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल, और क्रेडिट हो जाएगा कैश, कि कितना पैसा आपने बिजनेस से विड्रॉ किया। ये बात आप ध्यान रखिए, इसकी एंट्री जर्नल में नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। परंतु एक बात को और ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी हो गई। यहां पर मैंने अपने ही बिजनेस से कुछ वस्तु विड्रॉ करी।
अगर मैं अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर कोई असेट्स लेता हूं, मान लीजिए मेरा जीन्स की दुकान है और मैंने क्या करा, मेरी दुकान से मैंने 2 जीन्स अपने पर्सनल उपयोग के लिए 5,000 रुपए की विड्रॉ कर दी। अब ये एंट्री नहीं करूँगा तो मेरा स्टॉक भी पता नहीं चलेगा, मेरा पैसा भी पता नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, गुड्स ऑन ड्राइंग, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल और क्रेडिट आ जाएगा परचेस अकाउंट। जब कंप्यूटर पूछेगा कि भाई आपने अपनी दुकान से क्या निकाला, तो मैं वहां पर दे दूंगा कि मैंने जीन्स से विड्रॉ करा, कितने, 2 जीन्स, जिसकी अब यहां पर जो विड्रॉ करने के लिए जो वैल्यू रहेगी कि भाई आपने किस रेट पे विड्रॉ किया, तो जिस रेट पे आपने खरीदा था उसी रेट पे, कि एक जीन्स 2500 रुपए का था तो 2 जीन्स अपने आप 50,000 रुपए के हो जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि भाई विड्रॉ भी कर रहा हूं अपने बिजनेस से, अगर मैंने कुछ चीज ली तो जो कंज्यूमर को बेचूंगा वो रेट मत डाल देना कि भाई मैं कंज्यूमर को तो 3,500 रुपए में बेचता हूं तो मैं तो 3,500 रुपए लिखूं। ऐसा कतई नहीं होता, कभी नहीं होता है। कोई भी विड्रॉ करें अपने सेल्फ उपयोग के लिए निकालें तो जिस रेट पे परचेस किया गया था उसी रेट पे आप पर्सनल उपयोग के लिए प्रोडक्ट को विड्रॉ करेंगे। याद रखिए ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, मगर इन पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको 3 चीजें बताई कि किसी वस्तु के जलने, चोरी होने, खराब होने की क्या एंट्री होगी, वो मैंने बताया। सेकंड मैंने बताया किसी भी वस्तु को अगर आप दान में देते हैं या सैंपल में देते हैं तो डेबिट चैरिटी हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट हो जाएगा परचेस। उसी प्रकार से अगर अपने ही बिजनेस से अगर अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट विड्रॉ करता हूं तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट आ जाएगा गुड्स ऑन ड्राइंग और क्रेडिट हो जाएगा परचेस। अब ये यहां पर मैंने हर जगह ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ऐसी एंट्री करेंगे तो हमारा कंप्यूटर आइटम के बारे में जरूर पूछेगा, तो इसलिए हमने यहां पर ये चीजें बताई। नेक्स्ट एंट्री में अगर अपन चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंट्रियां ऐसी होती है कि जो लगती इजी भी है और उसके कारण हम उसको 3 एंट्रियों में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मेरी कोई दुकान है, कोई शॉप है, मैंने सागर सेल्स से, ये देखिए सागर सेल्स से 50,000 रुपए का कूलर खरीदा। कितने का? 50,000 रुपए का मैंने कूलर खरीदा। अब क्या करा मैंने, सागर सेल्स को मैंने 20,000 रुपया कैश दे दिया, 20,000 रुपए का मैंने चेक दे दिया, और अभी बाकी और उसको देना बाकी है, क्योंकि 20 और 20 40 होते 10,000 रुपया उधार है। अब आप चाहोगे तो इसकी 3 एंट्री भी कर सकते हो, पर अब आपको 3 एंट्री नहीं करना। जब आपका काम एक ही एंट्री में हो रहा है तो फिर आपको 3 वाउचर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डेबिट करेंगे हमारा कूलर जो कि रियल में 50,000 रुपए का है। अब मैंने कैसे दिया, मैंने कैश दे दिया सामने वाले को, पहले 20,000 रुपया, ये देखिए, फिर मैंने 20,000 रुपए का मैंने चेक दे दिया, ये देखिए ये चेक। अब मुझे और कितना बाकी है खुद ही कंप्यूटर बता देगा। जिस दुकानदार से मैंने माल खरीदा उसे अभी मुझे 10,000 रुपया और देना बाकी है। ये जो 10,000 रुपया है ये कुल मिला के अभी मेरा उधार है, पेंडिंग है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको आधा उधार आधा नगद खरीदना है तो आप किस तरीके की वाउचर एंट्री करेंगे वो मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने ये परचेस किया, अब ये मेरे को अगर ऐसे ही में 2 पार्ट में 3 पार्ट में अगर प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो कैसा होगा। मान लीजिए मयूर सेल्स को 60,000 रुपए में कूलर बेचा, उससे 20,000 रुपये नगद आया, 20,000 रुपये का चेक है, और यहां पर यह भी लिख दिया कि 20,000 बाकी, नहीं भी लिखते तो भी आप समझ जाइए 20,000 रुपया बाकी है। ऐसी कंडीशन पे आपको करना क्या है, देखिए मैंने कूलर बेचा तो पहले मेरे को केस आया, केस क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 20,000 रुपया मेरे पास नगद आ गया, 20,000 रुपये का मेरे को चेक मिल गया, और 20,000 रुपया कंज्यूमर से अभी लेना बाकी। तो जो कूलर है ये फिक्स असेट्स में आएगा, ये वाला हमारा गलत है, और इस तरीके से केस आएगा। ये हमारा होता है आधा उधार
आधा नगद खरीदने की वाउचर एंट्री के बारे में बताया। अब आपको ये लास्ट एंट्री है, इस टाइप की एंट्री हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। ऐसी एंट्री कब होती है? जब आप कोई क्लेम के बारे में बात करेंगे। जैसे कभी कभी आपका जब माल आता है तो उसका बीमा भी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का जब लाखों रुपए का अगर ट्रांसपोर्ट से माल आता है तो ऐसी कंपनियां उस प्रोडक्ट का, उस माल का बीमा करवा के लगती है। और बीमा करवाने के बाद अगर माल किसी कारण से डैमेज होता है, खराब होता है, ऐसी कंडीशन पे आप वाउचर एंट्री क्या करोगे? तो इस स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ दिख रही, इसमें एक ही स्क्रीन के ऊपर मैंने सारी चीज़ों को आपके लिए समझाने के लिए रखा है। ये क्लेम वाली एंट्री है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीदा था, 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, आपकी शॉप थी, आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था। और जब माल खरीदा था तो उसकी एंट्री आप जानते ही हैं, डेबिट परचेस क्रेडिट कैश कर दिया। परंतु आगे चल के हुआ क्या वो जानते हैं। आगे चल के ये हुआ कि किसी भी वस्तु के जलने की जनरल एंट्री, भाई माल जल गया, वो अभी मैंने आपको बताया था, तो डेबिट हो गया लॉस बाय फायर और क्रेडिट हो गया परचेस कि मेरा 1 लाख रुपए का माल जल गया। इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा तो जैसे मैं परचेस करूंगा वो आइटम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो माल कितने का जल गया? मेरा 1 लाख रुपए का। भाई मेरा ट्रक आ रहा था, किसी ट्रक में मान लीजिए आग लग गई तो मेरा माल पूरा डैमेज हो गया। तो अब हम ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे लॉस बाय फायर और क्रेडिट कर देंगे परचेस। जल गया। अब क्या हुआ कि मेरा जो माल जला ना, उस माल का बीमा था, इंश्योरेंस था। अब मेरे उस माल का बीमा था तो मैंने बीमा क्लेम किया। अब जब बीमा क्लेम किया तो कितने का किया? 1 लाख का क्लेम करा। तो मैं कैसी एंट्री करूंगा? किसी भी वस्तु का अगर बीमा है तो उसकी क्लेम की एंट्री कैसे करोगे? तो मैंने क्लेम की एंट्री क्या कर दी? डेबिट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। मान लीजिए जिस कंपनी का ये बीमा था उस कंपनी के नाम से मैंने करा और उसका ग्रुप दे दिया मैंने करंट असेट्स, कि भैया ये मेरा माल था, ये मैंने करंट असेट्स ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपए का क्लेम अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मेरा माल खराब हुआ था। तो पहली एंट्री मैंने क्या करी यहां पर कि माल को जलने की एंट्री कर दी और फिर मैंने क्या कर दिया? उसके क्लेम की एंट्री मैंने क्या कर दी कि मेरा 1 लाख रुपए का मैंने क्लेम किया। मिला नहीं है, ये जर्नल एंट्री है। परंतु अब क्या हुआ? जब कंपनी से मुझे क्लेम मिला तो पूरा 1 लाख रुपए का नहीं मिला, 80,000 का रिफंड मिला और 20,000 रुपया तो फिर मिला ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? जब मुझे क्लेम की पैसा मिला, बीमा कंपनी के द्वारा पैसा प्राप्त होने पर उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी? तो देखो, मैंने जो क्लेम किया था 1 लाख रुपए का, उसमें से बैंक ने मुझे क्या करा? 80,000 रुपया का मुझे चेक दे दिया। अब वो कोई व्यक्ति, कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी या बीमा कंपनी मुझे चेक देगी तो मैं अपने बैंक अकाउंट में जाऊंगा। 20,000 रुपया तो उसने बोला भैया अब ये तो हो गई नहीं, 20,000 रुपया तो वेस्ट चला गया। परंतु इंश्योरेंस कंपनी से टोटल मुझे 1 लाख रुपए का मिला। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख का दिया, जिसमें लॉस 20,000 रुपए का रियल में लॉस था और 80,000 रुपए का मेरा क्लेम सेंशन हुआ। तो इस तरीके की ये जो एंट्री होती है वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। और याद रखिए, जर्नल एंट्री के लिए कोई अलग से आपको वाउचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, जब आप F7 बटन दबाएंगे तो आपका जर्नल वाउचर शो होगा और इसमें आपको वही मिलेगा, डेबिट क्रेडिट, ऐसे डेबिट और ऐसे क्रेडिट मिलेगा और उसकी एंट्री आपको करना है। और जर्नल के लिए आप जाएंगे, यहाँ पर F7 वाउचर दिखाई देगा जिससे हम जर्नल को एक्टिवेट करेंगे। जो चीज़ें हमने अभी थ्योरिटिकल पढ़ी थी उसमें से हम
कुछ चीज़ों को आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग कोई जर्नल वाउचर एंट्री करते हैं तो हम कैसे कैसे करेंगे, उसकी कुछ टाइटल एंट्रीज जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अगर चाहेंगे तो आगे चल के खुद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी हम लोग इसकी टाइटल एंट्रीज में चलते हैं कि किस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। और उपयोग करना है तो आपके सामने जर्नल एंट्री किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की जर्नल एंट्री दिखाई देती है। यहाँ पर हम गए, हमने एक तरीके से जो भी हमने जर्नल एंट्री करी किस तरीके से आपको यूज़ में लेना है। अब क्या होगा, ये हमारी जर्नल एंट्री को हम यहाँ से अब समझते हैं। ये हो गई मेरे पास इस तरीके की जर्नल वाउचर की एंट्रियां मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एंट्रियां रख दी जो कि कॉमन आप लोगों के लिए उपयोगी है, और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आते भी जाएगा। तो चलते हैं, अब हमें यहाँ से किन चीज़ों को देखना है। हम एक सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं हमारा टेली सॉफ्टवेयर्स को। टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और हम लोग लॉगिन करेंगे, करते हैं एक कंपनी बना के हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में। ये हमारे सामने एक कंपनी बनाएंगे हम लोग, चूँकि जब भी हम लोग टैली के अंदर करते हैं, चूँकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स होते जाते हैं। मैंने आपके लिए आदि वाउचर भी रखा है और साथ में स्क्रीन को भी रखा है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, पहले जर्नल वाउचर एंट्री, कंपनी का नाम भी मैं वैसे रखता हूं जो कि आपको याद रहे, समझ में आए। चलते हैं, हम एक एक चीज को समझेंगे। आपको यहां से कुछ भी जीएसटी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है और आप चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम लेजर एट ए टाइम तुरंत डालेंगे, ताकि आदत डाल लीजिए तुरंत लेजर डालने की। अब आपके सामने पहले मैं जर्नल एंट्री शुरू करूंगा, तो कोशिश करिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहीं पर ये F6 बटन दबाया तो अभी मैंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया आप खुद देखेंगे। ये देखिए मेरे पास बिजनेस स्टार्ट विथ, मैंने मान लीजिए 2 लाख रुपया पैसा लगाया, और 2 को अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं 5 लाख रुपया कर देता हूँ, तो मैंने बिजनेस को 5 लाख रुपया लगाया। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का ग्रुप आ जाएगा कैपिटल, और मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट हो जाएगा कैश। यानी अब तो हम एंट्री भी करते सीखते जाते हैं, वन बाय वन। ये हो गई फर्स्ट डेट की एक एंट्री। अब चलते हैं, हम एंट्री को देखते चलिए और करते चलिए। लोन टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक 2 लाख, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। तो यहीं पर हम तुरंत लेजर डालेंगे पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट। अगर मैं किसी से लोन लेता हूं तो मुझे भविष्य में वापस करना है। दिस इज माय लोन्स एंड लाइबिलिटी, ये मेरी लोन्स एंड लाइबिलिटी हो गई। मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, डेबिट हो जाएगा। अगर बैंक कैश आपको पैसा दे रही तो कैश ले लीजिए, अदरवाइज अगर चेक बना के दे रही तो यहाँ भी हम बैंक का नाम यूज़ में लेंगे। याद रखिएगा, हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके समझते चलिएगा। जल्दबाजी नहीं है, जल्दी नहीं करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए 1 नहीं 2 नहीं 4 बार पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप पूछे जा रहे हैं। अगली एंट्री के अंदर देखते, डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज़ मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,50,000 रुपया जमा किया। पहले डेट बदलते हैं, हम यहीं पर डेट बदलते हैं। हमने F2 बटन दबाया, 2 तारीख को क्या हुआ, SBI बैंक में मैंने पैसा जमा किया। F4 बटन दबाएंगे, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रा, मेरे घर से कितना गया पैसा। अभी हमारा पैसा है 1,50,000 रुपया, तो मैंने 1,50,000 रुपया मैंने मेरे पास से गया, पर कौन सी बैंक में जमा किया, SBI बैंक। तो अभी तक लेजर नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया SBI बैंक। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है
तो करंट अकाउंट, ऐसे नाम लिखना चाहिए। एक अच्छा अकाउंटेंट होता है वो एकदम क्लियर प्रॉपर लिखता है, ताकि अगर वो उस कंपनी से जॉब छोड़ के जाता भी है तो उसके बाद आने वाला अकाउंटेंट उसकी भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट लिया, देखिए मैंने 1,50,000 जमा किया। ये इसलिए ये पूछता है कि आप जब बैंक में जमा करने गए 1,50,000, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी थी, तो मैंने नोटों की संख्या मैंने दे दिया यहाँ पर 200। यहाँ पर अगर हमने 300 दे दिया तो ये हो गया 1.5 लाख रुपया। तो 500 रुपये के 300 नोट थे, तो ये हो गया मेरा डिपॉजिट। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। गुड्स परचेस फ्रॉम रवि एंड कंपनी, टी शर्ट 100 पीस 1000 रुपीज़ पर। मैंने गुड्स परचेस किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केस नहीं लिखा मगर पार्टी का नाम लिखा है। तो अकाउंटिंग का एक नियम होता है कि जब भी किसी एंट्री के अंदर अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो ऐसी एंट्रीज को हम लोग उधार एंट्री के नाम से जानते हैं। तो मैंने रवि एंड कंपनी से 100 पीस टी शर्ट खरीदी, तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम जाएंगे परचेज बटन दबाएंगे, ये देखिए हमने किससे खरीदी, तो यहाँ पर लिखा है रवि एंड कंपनी। तो हमने यहाँ डेट डाला, सबसे पहले F2 बटन दबाया, 3 तारीख को अभी हमने यहाँ अल्टर सी करा। कंपनी का नाम है रवि एंड कंपनी, तो यहाँ लिख दिया रवि एंड कंपनी। ये जो जिससे हमने खरीदा उसे हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। और अकाउंट का नियम होता है, जो सप्लायर होता है वो क्रेडिटर होता है। जिस कंपनी से हम लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसका नाम हमने लिखा, कंट्रोल ए किया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, हमने लेजर डाला, परचेस अकाउंट, परचेस का ग्रुप, परचेस आ जाएगा। ये देखिए क्या परचेस किया, तो हमसे कंप्यूटर यहाँ पर आइटम पूछ रहा है कि भाई आपने क्या परचेस किया। तो यहाँ पर लिखा है टी शर्ट 100 पीस परचेस करी, तो हम यहाँ पर तुरंत लेजर डाल देंगे। अभी हमने यहाँ पर ले लिया लक्स कोजी टी शर्ट, ये ले ली, कंपनी का नाम भी लिख दिया। साथ में अंडर क्या लिखा, तो अंडर लिख दिया मैंने टी शर्ट्स। फिर पूछ रहा है कौन सी कंपनी का, तो मैंने लिख दिया लक्स कोजी। फिर आ जाएगा यूनिट यानी काय में खरीदे बेचेंगे, तो मैंने लिख दिया पीसेस में। तो आपने इन्वेंट्री भी बना के रख दी। कोशिश करिए एट ए टाइम तुरंत, देखिए अभी मैं आपके सामने लाइव डाल रहा हूं, आप लोगों के सामने भी जब कंप्यूटर रहेगा ना तो आप एट ए टाइम तुरंत डालने की आदत डालिए। इससे आपको भले अभी आपको तकलीफ लगेगी, पर जैसे आप आगे जाएंगे आपका काम इजी होते जाएगा। ये मैंने परचेस करी, 100 पीस थे। क्या रेट पे परचेस किया, 1000 रुपीज़ ईच। तो 1 लाख रुपए की हमने टी शर्ट परचेस करके रख दी। कितनी तारीख को रखी हमने, 3 तारीख को। अब 4 तारीख को क्या करते हैं हम, क्या हुआ 4 तारीख को वो भी समझते हैं। हमने लैपटॉप परचेस किया राज कंप्यूटर्स इंदौर से। हमने एक लैपटॉप परचेस किया, पार्टी का नाम लिखा राज कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये उधार है। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जब भी हम कोई उधार संपत्ति परचेस करते हैं, फिक्स असेट्स परचेस करते हैं, हम उसकी एंट्री जर्नल में करेंगे। हमने यहीं पर लिखा डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा, जो कि हमारे फिक्स असेट्स में आ गया। हमने कितने में खरीदा, अभी हमने 40,000 में खरीदा, यहाँ 40,000 लिख दिया। क्रेडिट खरीदा, राज कंप्यूटर से खरीदा, तो यहाँ राज कंप्यूटर्स इंदौर का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में जिस कंपनी से हम उधार परचेस कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर्स हुआ, और उसका पैसा हमें दिखाई देगा कि कितना पैसा अभी हमें उनको देना है। तो राज कंप्यूटर मेरा क्रेडिटर्स है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया क्रेडिटर्स। तो कुल मिला के 40,000 रुपये का जो लैपटॉप हमने राज कंप्यूटर से अभी उधार परचेस कर लिया। नेक्स्ट एंट्री, अभी हम नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। अब क्या होगा, गुड्स सेल टू मोहित स्टोर। जो टी शर्ट अभी मैंने 100 पीस परचेस करी थी, इसमें से 50 पीस टी शर्ट मैं मोहित स्टोर्स को बेच रहा हूँ। तो जब भी यहाँ पर मैं बेचने की बात करूँगा, फिर मैंने डेट यहाँ पर बदल दी। मैंने किसको सेल करी, उधार बेची, मोहित स्टोर्स को बेची।
तो हम यहाँ पर आइटम सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री नॉर्मली जर्नल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो वो तो सेल और परचेस में ही जाएगी। मैंने किसको बेचा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहित स्टोर्स बुरहानपुर लिख दिया। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स था, ये डेटर्स लिख दिया। ओके, ये हमने आपके सामने सेल किया। जिस रेट पे खरीदा था हम उस रेट पे कभी नहीं सेल करते हैं, कुछ रेट बढ़ा के करा। मैंने परचेस किया था 1000 रुपीज़ के रेट पे और मैं सेल कर रहा हूँ 1300 रुपीज़ के रेट पे, 50 पीस बेच रहा हूँ। वही लक्ष्य कोजी मैंने कर दिया। अभी हमने 50 पीस बेचे और 1300 के रेट पे हमने 65,000 रुपये का प्रोडक्ट अभी आपके सामने हमने बेच दिया। इस तरीके से हमारी ये भी एंट्री हो गई और अभी हमने आपके सामने यहाँ तक की एंट्रीज करके बता दिए। अभी हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आप देखते हैं क्या लिखा है अगली एंट्री में, चेक गिवन टू रवि और चेक रिसीव फ्रॉम मोहित। जिन पार्टियों से हमने माल खरीदा था और बेचा था अब हम उनको दे भी रहे। रवि एंड कंपनी को हम 15,000 रुपया दे रहे और मोहित स्टोर से हम लोग मान लीजिए 20,000 रुपया ले रहे हैं। तो ऐसी एंट्री को क्या करेंगे खुद ही देख लीजिए। अब मेरे पास पैसा आएगा तभी तो दूंगा। तो मैंने किसको मोहित स्टोर्स को बेचा था माल, उससे मुझे मान लीजिए कितना पैसा आया 20,000 आया। तो मैंने 20,000 एडजस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। सामने वाली पार्टी अगर नगद देती तो मैं आपको केस करता, पर सामने वाली पार्टी चेक दे रही। और याद रखिए कोई भी कंपनी आपको फ़ोन पे करे, गूगल पे करे, चेक दे तो वो चेक आपके बैंक में जाएगा और मेरा जो अकाउंट है वो बैंक में है। तो मैंने केवल बैंक का नाम यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया। इस तरीके से आपने नेक्स्ट इसी प्रकार से मैंने जिस कंपनी से माल खरीदा था उसकी पेमेंट वाउचर में जाएंगे। हमने किस कंपनी से माल खरीदा था उस कंपनी का नाम भी आ जाएगा। रवि एंड कंपनी को हमने किसको माल पैसा दिया, हमने मोहित स्टोर्स से वापस आया। रवि एंड कंपनी को हमने पैसा दिया, कितना पैसा दिया खुद ही देख लीजिए। रवि एंड कंपनी को हमने 15,000 रुपये का पेमेंट किया। तो जैसे हम 15,000 रुपये पे गए तो पहले कंप्यूटर आपको ये बोलता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को आपको 1,00,000 रुपया देना था, आप उसे कितना दे रहे 15,000 दे रहे। तो ये कंप्यूटर एडजस्ट करता है, क्योंकि आपको देना ज़्यादा था आप कम दे रहे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आपके एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट कंडीशन ये ज़रूर होना चाहिए, आपको नॉलेज ज़रूर देते चलता है कि आपको देना था 1,00,000 रुपया, आप 15,000 दे रहे हो। आपको लेना था 65,000 रुपया, आप मात्र 20,000 रुपया ले रहे। उसी प्रकार से लैपटॉप सेल टू अतुल शर्मा को हमने लैपटॉप बेचा। जो लैपटॉप मैंने 40,000 में ख़रीदा था उसी लैपटॉप को मैं 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ, पर उधार बेच रहा हूँ। अगेन मैं जर्नल एंट्री में गया। अब आपके सामने जिस पार्टी को मैं माल बेच रहा हूँ उसका नाम है अतुल शर्मा। अतुल शर्मा मेरा कस्टमर है अभी, क्योंकि मैं फिक्स असेट्स बेच रहा हूँ। भले मेरे पास रखी हुई थी फिक्स असेट्स, वो मैंने बेच दी। कितने में बेची 50,000 में बेची। ये देखिए अब क्या बेचा मैंने, अपना जो लैपटॉप था डेल कंपनी का वो मैंने बेच दिया। खरीदा था 40,000 रुपये में, उसे 50,000 रुपये में बेच दिया। अब क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू मोहित स्टोर। मोहित स्टोर से 10 टी-शर्ट मेरी वापस आ गई। मैंने अभी पढ़ाया था आपको थ्योरेटिकल में, सबसे पहला नियम वही बताया था, अगर बेचा गया माल अगर कस्टमर से वापस आएगा तो जर्नल एंट्री करेंगे। तो अभी हमने यहीं पर करने वाले हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ग्रुप आएगा सेल्स। देखिए क्या माल वापस आया, तो लक्ष्य कोजी कितनी 10 आई, बेचा था वापस आया। तो हमने क्या रेट पे बेचा था, हमने 1300 के रेट पे बेचा था। तो 13,000 रुपये का माल मेरे पास वापस आ गया। मेरे उस कस्टमर का नाम लिखूँगा जिस कस्टमर ने मेरा माल वापस किया, और जिस कस्टमर को बेचा था उसका नाम था मोहित स्टोर्स बुरहानपुर। इसने मुझे 13,000 रुपये का माल वापस कर दिया, मुझे वापस लौटा दिया। अब आप भी जानते हैं कि अगर कंज्यूमर ने मुझे लौटाया तो मैं अपना माल अपने कंपनी को लौटाऊंगा, क्योंकि माल में मिस्टेक थी। मैंने 1,000 रुपीज़ के रेट पे
ये 100 पीस परचेस किए थे, मगर 10 पीस में मुझे मिस्टेक लग रही, तो मैं 10 पीस कंपनी को वापस लौटाने वाला हूँ। तो मैं जिस रेट को, जिस तारीख को मैं लौटाऊंगा और किसको लौटा रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिए, मैंने किससे खरीदा था, मैंने माल खरीदा था रवि एंड कंपनी से 85,000 रुपये का। उसमें से अभी मेरे को कुछ माल लौटाना है, 10 पीस लौटाना है, तो ये 10,000 रुपये का माल आया। और क्या करना है, डे परचेस रिटर्न करेंगे, यहाँ पर अल्टर सी करेंगे, लेजर डालेंगे, परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न का ग्रुप होगा परचेस। अभी हमने आपके सामने क्या माल लौटाया, जो टी शर्ट खरीदी थी, 10 टी शर्ट जो वापस आई थी, हमने तो 1,000 रुपये के रेट पे खरीदी थी, तो वापस भी हमारा 1,000 रुपये के रेट पे हमने कर दिया। जिस रेट पे बेचा जाता है उसी रेट पे माल वापस आएगा, जिस रेट पे खरीदा जाता है उसी रेट पे वापस जाएगा। अब हमने क्या परचेस किया, आगे चलते हैं हमारी एंट्रीज में। नेक्स्ट एंट्री के अंदर लिखा है वोल्टास एसी परचेस फ्रॉम छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल। हमने छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से एक एसी परचेस किया। कितने में परचेस किया, 60,000 में। तो वो ये जब हम कोई उधार संपत्ति खरीदते हैं तो अभी हमने यहाँ लिख दिया वोल्टास एसी, जो कि हमारी फिक्स्ड असेट्स में आएगा। हमने 60,000 में परचेस किया। जिस कंपनी से परचेस किया उसका नाम था छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने भोपाल से ख़रीदा। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर से, क्योंकि हमें उसको पैसा लौटाना है, ये हमने परचेस कर लिया। ये हो गए हमारी उधार। अब लोन रिटर्न टू पीएनबी। अभी हमने याद होगा, हमने पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। अब पंजाब नेशनल बैंक को 1 लाख रुपया वापस कर रहा हूँ, और जब वापस कर रहा हूँ तो आप भी जानते हैं एंट्री इसकी पेमेंट में जाएगी, और हम पेमेंट में इसकी एंट्री कर रहे हैं कि भैया कुछ पैसा तो हमने पीएनबी को लौटा रहे हैं। तो यहीं पर जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक को 2 लाख रुपया देना था, उसका बैलेंस हमेशा नीचे की तरफ शो होगा। अभी हमको 1 लाख रुपया लौटाना था, ये 1 लाख रुपया गया। नगद नहीं देते, चेक से लौटाते हैं, तो यहाँ हमने बैंक का नाम भी डाल दिया, हमने ये लौटा दिया 1 लाख रुपया। अभी हमारा बैंक से कम हो गया। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर डेप्रीसिएशन चार्ज ऑफ 20% ऑन एसी। एसी पर 20% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 60,000 रुपये का जो एसी था उसके ऊपर हमें 20% लगाना है। 12,000 रुपये की डेप्रीसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी एंट्री हम जर्नल में जाएंगे, जो मैंने पढ़ा के भी आया था वही एंट्री हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेप्रीसिएशन, चाहो तो डेप्रीसिएशन आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कितना हुआ, 20%। तो 60,000 रुपये का एसी था, तो 12,000 रुपया डेप्रीसिएशन लगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, किस पे लगा, वोल्टास एसी पे। आप खुद देखिए, एसी की प्राइस 60,000 रुपया थी, उसके ऊपर 12,000 रुपीस हमारा जब डेप्रीसिएशन लगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस घट के कितनी हो गई, 48,000 रुपीस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखा प्लॉट परचेस 5 लाख रुपीस फ्रॉम राज प्रॉपर्टी जलगांव। अगर हमने राज प्रॉपर्टी जलगांव से एक हमने प्लॉट परचेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लॉट हो जाएगा हमारा फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि हमारी स्थायी संपत्ति है। कितने में खरीदा, 5 लाख रुपए में खरीदा। क्रेडिट किससे खरीदा, उसका नाम भी आ जाएगा राज प्रॉपर्टी जलगांव। तो हमने यहाँ पर लिखा राज प्रॉपर्टी जलगांव से खरीदा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा, जिससे हम खरीद रहे उन्हें भविष्य में पैसा देना है, इसलिए मैंने उसका ग्रुप क्रेडिटर्स लिया, और ये अभी आपके सामने मैंने एंट्री कर दी। अब क्या हुआ, अगर उसी प्लॉट को अगर वाई दी वे मैंने बेचा या अब बेचूंगा, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन पे आपको अभी मैंने बताया था एप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेबिट करूँगा प्लॉट 5 लाख का था, उसकी 2 लाख वैल्यू बढ़ के बेच रहा हूं मैं यहाँ पर, तो क्रेडिट कर दूंगा यहाँ पर एप्रेसिएशन। ये हो जाएगी हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम, कितना, 2 लाख रुपया, ये हो गया।
अब अगर आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो जो प्लॉट 5 लाख रुपए का दिख रहा था अब वो आपको 7 लाख का दिखेगा। आप खुद देखना चाहें तो देखिए टैली के अंदर बहुत अच्छी एक प्यारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमें अपनी रिपोर्ट के ऊपर अपनी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, डे बुक या किसी भी रिपोर्ट पे पहुंचना है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन होता है Alt+G। तो आपको पीछे रिवर्स जाना नहीं है, आल्ट की बटन दबाइए, जी बटन दबाइए। मेरा मूड था कि मुझे डे बुक देखना था तो मैं यहाँ डे बुक पे चले जाऊंगा और यहाँ पर जैसे मैं पीरियड बटन दबाऊंगा तो मुझे कंप्यूटर 1 तारीख से लेकर अभी तक की सभी एंट्रियां शो कर रहा है। ये देखिए 1 बाय 1। मुझे अब वापस पीछे जाना है, अल्टर के साथ आप जी बटन दबाइए, जिस जगह पर आपको जाना है आप उस जगह पर अल्टर जी बटन दबा के अगर आपको बैलेंस शीट देखना है बैलेंस शीट पे चले जाइए। आप खुद ही देखिए जो अभी हमने एंट्रीज करी है ये आपके आप डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यहाँ सेल्स रिटर्न आ जाएगा, ये हमारा 2 लाख रुपया प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देगी। इस तरीके से आपको अगर लगे तो आप यूज़ में ले सकते हैं। अगली एंट्री के ऊपर चलते हैं। परचेस एक्टिवा फ्रॉम महिंद्रा 65,000 गिवन 20,000 रुपीज़ कैश, 20,000 रुपीज़ चेक, रिमेनिंग अमाउंट ऑन क्रेडिट। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हमें यहाँ पर गए, हमने एक चीज़ परचेस करी, मान लीजिए हमने एक्टिवा परचेस करी तो यहाँ पर आ जाएगा एक्टिवा 3G जो कि मेरे लिए फिक्स असेट्स है। हमने 65,000 में परचेस करी, हमने कैश दे दिया पार्टी को 20,000, हमने अपनी बैंक का चेक दे दिया 20,000 का, ठीक है। उसके बाद अभी हमें देना बाकी है जिस दुकानदार से अभी हमने खरीदा उस दुकानदार का नाम आ जाएगा सेठी होंडा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा क्योंकि अभी हमने 25,000 रुपया देना बाकी है। जो एंट्री मैंने आपको थ्योरेटिकल बताई थी, मैंने 65,000 रुपीज़ में मैंने एक्टिवा खरीदी, 20,000 रुपीज़ मैंने कैश दे दिया, 20,000 रुपीज़ मैंने चेक दे दिया। अब पेंडिंग किसको देना बाकी है, तो जिस दुकानदार से मैंने परचेस किया था उस दुकानदार के नाम से भी मैंने 20,000 रुपीज़ यहाँ पर कर दिया। ओके, इस तरीके से ये हुई मेरी एक एंट्री। अब अगर मान लीजिए यही एक्टिवा मैंने मान लीजिए 70,000 रुपये में बेच दी तो कैसे करेंगे। अब उसमें भी आधा उधार आधा नगद आया। तो मान लीजिए मैंने एक्टिवा 70,000 रुपये में बेची जिसमें मेरे पास 30,000 रुपया नगद आया, डेबिट 30,000 रुपये का मेरे पार्टी ने मुझे चेक दे दिया और जब भी मुझे चेक देगी तो मैं अपने बैंक का नाम यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ SBI बैंक ले लिया 30,000, तो कुल हो गया मेरे पास 60,000 रुपया। जिस व्यक्ति को मैंने बेचा है उसका नाम है कमलेश है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कमलेश, ले लिया कमलेश शर्मा ले लिया। ये मेरा ग्राहक था तो इसने बोला सर एक काम करिए मैं आपको 30,000 रुपया नगद दे देता हूँ, 30,000 रुपये का चेक दे देता हूँ और बाकी का 10,000 रुपया कुछ दिनों के बाद दे दूँगा। तो मैंने आपको एक ही एंट्री के अंदर आप देखिए कुल गाड़ी मैंने 70,000 रुपये में बेची जिसमें 30,000 रुपया कैश आया, 30,000 रुपये का चेक आया और अभी 10,000 रुपया मुझे उस पार्टी से अभी भी लेना बाकी है। इस तरीके से हम एक एक एंट्रीज को उपयोग में किस तरीके से लेते हैं, ऐसी ही जनरल एंट्री हम एक एक करके करेंगे। और जब भी आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे और जितनी भी मैंने मान लीजिए आपको एंट्रियां बताई है उन सभी एंट्री को आपको करके देखना है। तो आज मैंने जो एंट्रियां बताई जर्नल के जितने भी नियम बताए वो मैंने आपको एक तरीका जरूर यहाँ पर बता दिया कि एंट्रियां कैसे करना है। इस तरीके से मैंने आपको जर्नल की टोटल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है, उसके नियम कैसे होते हैं, उसकी वाउचर एंट्री कैसे होती है, ऐसी मैंने सारी चीज़ें आज आपको जर्नल से रिलेटेड थ्योरेटिकल एक सेक्शन प्रैक्टिकली बता दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इसकी एंट्री को जर्नल के अंदर आप चाहें तो कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट होता है।
पर याद रखिए जब भी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और कभी भी इस तरीके की एंट्री की ज़रूरत पड़े तो याद रखिएगा, अगर मेरी ही दुकान से अगर कोई प्रोडक्ट में अपने पर्सनल उपयोग के लिए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो यहीं पर आ जाएगा गुड्स ऑन ड्राइंग, यानी अपनी दुकान से मैंने दो टी शर्ट अपने पर्सनल उपयोग के लिए निकाली तो यहाँ कैपिटल ग्रुप में जाएगा, क्योंकि मैंने जिस रेट पे परचेस करी उसी रेट पे गुड्स ऑन ड्राइंग होगा। मैंने 1000 रुपये के रेट पे परचेस करी थी तो यहाँ पर परचेस हो जाएगा आपका वही अकाउंट कि भाई आपने अपने बिजनेस में अभी 50 टी शर्ट आपके पास पड़ी हुई है, उस 50 में से आपने 2 टी शर्ट ली या फिर आपने जितनी भी टी शर्ट ली, अगर आपने 2 टी शर्ट ली तो ये 2000 रुपये का यहाँ पर आ जाएगा। एक टी शर्ट 1000 रुपये की है तो 2 टी शर्ट आपकी 2000 रुपये की आएगी। और अभी हमने यहाँ ऊपर 2000 नहीं करके आए तो ये कर दीजिए, अपने बिजनेस से मैंने ये लिया। अगर मेरी 2 टी शर्ट किसी कारण से डैमेज निकली, खराब हो गई, डैमेज हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस बाय डैमेज, खराब हुआ तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाएगा कि कितनी 2 टी शर्ट खराब हो गई या 3 टी शर्ट खराब निकली तो वो हमने 3000 कर दिया। यहाँ क्रेडिट में जाएंगे, सेम वही की वही परचेस करेंगे, क्या खराब निकला, लक्स को जी 3 टी शर्ट हमारी खराब निकली 1000 के रेट पे ही खराब भी होगी, क्योंकि जिस रेट पे ख़रीदा जाता है उसी रेट पे एक्सपायर भी होता है। अगर मान लीजिए हमने 2 टी शर्ट किसी को दान में दे दी तो यहीं पर आ जाएगा चैरिटी अकाउंट कर देंगे, या सिंपल में दे दी तो भी हमारा सेम एंट्री होगी। 2 टी शर्ट 2000 रुपये की थी तो क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ भी जाके हम लोग परचेस कर देंगे। याद रखिएगा जो टी शर्ट हमने यहाँ पर अभी दी है तो अभी हम वापस जाएंगे, मान लीजिए 2 थी 2000 रुपये की, ये भी हमने मान लीजिए चैरिटी में दी, या जाए। अगर आप अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करोगे तो उसकी एंट्री होती है, यहाँ नहीं होगी, जनरल में नहीं होगी, वो पेमेंट में होगी। कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न था, अगर माल अपने बिजनेस से विड्रॉ करोगे तो जनरल में, और पैसा अगर निकालोगे तो इसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, यानी अपने बिजनेस से हमने पैसा निकाला, ग्रुप आ जाएगा, कैपिटल में जाएगा और हम यहाँ पर जाएंगे। अगर मैंने 50,000 रुपये अपने बिजनेस से निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा कैश। और जब भी आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि जो मैंने अपने बिजनेस से पैसा, देखिए 50,000 विड्रॉ किया तो ये 50,000 रुपया कैश आ गया, और जो बिजनेस से हमने 2 टी शर्ट ली थी वो भी आ गया। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट ऑटो जनरेट हो जाएगा, P&L अकाउंट ऑटो जनरेट हो जाएगा और आपकी वाउचर एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। जो चीज़ हमने पढ़ी उसी चीज़ को हमने प्रैक्टिकल किया। अब आपको ये पूरी की पूरी चीज़ों को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि कल से हम शुरू कर रहे हैं टेली का GST पोर्शन, कि किस तरीके से बिजनेस में आइटम को परचेस करने में, सेल करने में किस तरीके से GST का बिल बनाया जाता है, GST कैसे लगाया जाता है, GST कितने प्रकार का होता है, GST के कितनी चीज़ें आती, ऐसी सारी चीज़ों को हम कल से शुरू करेंगे। एक नए प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, सॉफ्टवेयर यही रहेगा, केवल एंट्रियों में कुछ नया जुड़ने वाला है। तो कल से हम शुरू करने वाले हैं GST, और कोशिश करिएगा अपसेंट मत रहिएगा, क्योंकि यही चीज़ अब आपको आगे काम आने वाली है। जो भी कन्फ्यूज़न से, जो भी प्रॉब्लम से आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर आप कोशिश करिए कि आपको सारे सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। और इसी प्रकार से आज की क्लासेस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी भी बहुत कुछ आगे अपडेट मिलना बाकी है।